जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 23rd डे और आज भी हम देखने वाले हैं 10 एमसीक्यू को, ठीक है, जो कि पॉलिटी का होगा। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके सारे सीरीज़ को देख सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस ना छूटे। ठीक है, इसमें हम ना केवल क्वेश्चंस को देखते हैं बल्कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि हमको क्लैरिटी रहे कॉन्सेप्ट्स का भी। चलो अब देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म्स। तो इंडियन फेडरलिज्म्स का कौन सा फीचर्स जो है ना वो नहीं है, ये ऑप्शंस में दिया गया है। वो इसमें से कौन सा जो है वो इंडियन फेडरलिज्म्स का फीचर्स नहीं है, ठीक है। तो डायल पॉलिटी बोले तो क्या हमारा फेडरलिज्म सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड नहीं है? तो ऐसा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है? राइट है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस भी हमारा संविधान है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर भी है, तो कौन सा नहीं है? तो इक्वल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। इक्वल रिप्रेजेंटेशंस जो है हमारे राज्यसभा में नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें इक्वल रिप्रेजेंटेशंस कहे तो जैसे हमारे राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो पॉपुलेशंस के अनुसार बटे हुए, कि पॉपुलेशंस बेस्ड पे बटे हुए, ना कि स्टेट बेस्ड पे, ठीक है। यानी हर एक स्टेट में जो है वो एक ही, मान लो एक स्टेट में 10 राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है। तो वैसा हर स्टेट में 10 राज्यसभा के सदस्य नहीं है, बल्कि हर स्टेट में जो है वो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो अलग अलग है, ठीक हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन इंडिया रिप्रेजेंटेशंस इन द राज्यसभा इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशंस। तो हमारे राज्यसभा के जो सदस्य बटे हुए वो पॉपुलेशंस के बेस पे बटे हुए, ठीक है। नॉट इक्वली ऑफ स्टेट्स, यानी कि सब स्टेट्स में इक्वल डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। इस तरह का अगर इक्वल डिवाइडेड का बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ना वो इक्वल डिवाइडेड है, ठीक है। वहाँ के जितना भी, जिसको हम सीनेट कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ जितना भी स्टेट है वहाँ पे सारे राज्यसभा, जिसको सीनेट कहते हैं, तो सीनेट में जितना भी सदस्य है ना वो सारे स्टेट में सेम है, ठीक है। तो वहाँ पे कह सकते हैं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशंस ऑन ईच स्टेट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ ऑप्शंस के ऊपर। तो डायल पॉलिटी का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे गवर्नमेंट का डिवीज़न जो है वो दो भागों में हो, जैसे सेंटर और स्टेट के बीच, उसे हम क्या कहते हैं? डायल पॉलिटी। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारा संविधान है, ठीक है, जिसे हम आनी सेंटर के पास क्या है? स्ट्रॉन्ग पावर है, जबकि स्टेट के पास जो है वो बहुत कम पावर है, ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है वो अमेंड कब किया गया था? हमारा प्रियम्बल जो है वो संविधान में संशोधन किया गया है केवल एक ही बार, ठीक है। वो संविधान में वो प्रियम्बल जो है वो कब अमेंडमेंट किया गया था, सो बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 42वां संविधान संशोधन एक ही बार हुआ है जहां पे प्रियम्बल का अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1926 में, जो कि उसके तहत क्या जोड़ा गया था? तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द जो है वो हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया था। ये कब हुआ था? तो 1926 में जो है वो अमेंडमेंट हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारा चीज़ चेंज किया गया था, जैसे देख सकते हो यहाँ पे। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1926 में इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन इंडियन पॉलिटी। भारतीय संविधान में जो है वो 42वां संविधान संशोधन, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अमेंडमेंट हुआ था, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। और ये अमेंडमेंट जो हुआ था कब हुआ था? तो 1920 यानी इमरजेंसी के टाइम जो है
वो इसका अमेंडमेंट हुआ था 1926 में, इसका अमेंडमेंट हुआ था। यानी उस समय हमारे देश में जो है वो इमरजेंसी का समय था, ठीक है। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी जो थी वहाँ हमारे उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री थी, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ लार्ज स्केल चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो है वो चेंज हुआ था, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। जैसे देख सकते हो क्या क्या चेंज हुआ था। तो चेंजेज इन द प्रियम्बल, जैसे कि प्रियम्बल में चेंज हुआ था क्या क्या, तो हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द जो है वो 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है वो जोड़ा गया था 1926 में, ठीक है। हाँ, इससे पहले जो था ना वो सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, लेकिन ये वर्ड जो था नहीं था, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो था वो जोड़ा गया था आफ्टर 42nd अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे देख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो था वो 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। कहाँ पे? पार्ट 4A के तहत, ठीक है। 51A आर्टिकल में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। तो इट इंट्रोड्यूस 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर सिटीजन्स। उस समय जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थे कितना मिले थे सिटीजन्स को? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था वो दिया गया था सिटीजन्स को, ठीक है। अभी कितना फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आप लोग बताओ, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि चेंज किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी जो चेंज किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। तो इसमें क्या चेंज किया गया था? जैसे आर्टिकल 39A जोड़ा गया था। 39A में बात करता है क्या? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में जो बताता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 43A ऐड किया गया था, जहाँ पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट्स का बात करता है। और आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। ये सब जो है ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। DPSP वेयर गिवन मोर इम्पोर्टेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स लेटर लिमिटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ में जुडिशियल पावर रिड्यूस। जुडिशियल पावर को जो है वो रिड्यूस किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। जैसे देख सकते हो कि लिमिटेड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना। मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉट जस्टिसेबल्स लेटर, यानी उससे पहले जो था 42nd नॉन जस्टिसेबल था, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि जैसे टेन्यूर का भी चेंज किया गया था। जैसे लोकसभा के सदस्य थे ना, उसका टेन्यूर जो था वो पहले बढ़ा दिया गया था, ठीक है। एक्सटेंडेड लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज का जो टर्म था उसको 5 से 6 साल कर दिया गया था, लेकिन फिर से 44th अमेंडमेंट के तहत जो है ना उसको फिर से 5 साल कर दिया गया था, ठीक है। अभी कितना है लोकसभा का टर्म जो है वो अभी कितना है ये बताओ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज का बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या हुआ था? जैसे देख सकते हो कि एडेड पार्ट 14A, जिसमें ट्राइब्यूनल्स ऐड किया गया था। कहाँ पे? तो आर्टिकल 323A में और 323B में। हम ट्राइब्यूनल्स के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं, तो जाकर के पीछे का लेक्चर देख सकते हो। गेव मोर पावर टू पार्लियामेंट ओवर स्टेट सब्जेक्ट्स, और पार्लियामेंट को जो है वो स्टेट सब्जेक्ट्स में मोर पावर दिया गया था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के तहत। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का थर्ड क्वेश्चन है, तो आज का थर्ड क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन विच केस। जुडिशियल रिव्यू जो है भारत में वो किस केस के तहत जो है बेस है? किस केस के बेस है जुडिशियल रिव्यू? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केस के तहत जो है वो जुडिशियल रिव्यू जो है बेस है। हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस, अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, अगर लोकसभा या राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट लॉज बनाता है, ठीक है, कानून बनाता है, तब कोर्ट क्या करता है? कोर्ट उसे रोक सकता है, ठीक है। ये पावर जो है वो हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू जो है वो केशवानंद भारती केस के तहत आया था, ठीक है। उसी में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर्स डेवलप किया था, जिसके तहत जो है वो पार्लियामेंट सब चीज़ में चेंज तो कर सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर में जो है वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो
जुडिशियल रिव्यू का पावर जो था वो केशवनंद भारती केस से आया था, ठीक है। तो ये बोरो कहाँ किया गया था, बोरो जो है वो किस कंट्री से किया गया था जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू जो बोरो किया गया था वो हमारे यूनाइटेड स्टेट से बोरो किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इन केशवनंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस था, ठीक है। इसमें क्या बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। हम बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पहले के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बात किए हैं, ठीक है। तो अभी बात करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम देखते हैं हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। पार्लियामेंट जो है वो हमारे संविधान में संशोधन कर सकता है आर्टिकल 368 के तहत, बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन वो मतलब चेंज नहीं कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है ये हम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। जब केस आएगा तभी बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर्स है या नहीं, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकता। दिस स्ट्रेंथन जुडिशियल रिव्यू बिकॉज द कोर्ट कैन नो चेक वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है वो अब चेक हो जाता है कि कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा है वो कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं किया जा रहा है। अगर वायलेट किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन बताया जा रहा है कि इंटर स्टेट काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था किस आर्टिकल के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में जो है किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या चीज होता है सो हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी जान लो कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 263 में बताया गया इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। अच्छा, इसका चेयरमैन कौन होता है इंटर स्टेट काउंसिल का, तो इंटर स्टेट काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर जो होते हैं सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उसके मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। देखो हमको इसका एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब क्या होता है। सपोज मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू इम्प्लीमेंट ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो चाहती है कि एजुकेशन के ऊपर कानून बनाया जाए, ठीक है। तो एजुकेशन सभी कौन लिस्ट में आता है, एजुकेशन सभी जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, ठीक है। अगर मान लो केंद्र सरकार चाहती है कि एजुकेशन के ऊपर कानून बनाया जाए, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इस मैटर में जो है ना वो इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच और राज्य सरकारों के बीच जो है वो मीटिंग किया जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, तो इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर जो है ना वो सजेशंस देते हैं, वहाँ पे फाइनल पॉलिसी जो है ना वो इम्प्रूव किया जाता है किसके, तो कंसल्टेशंस के थ्रू जो है ना, यानी चीफ मिनिस्टर्स के सारे चीफ मिनिस्टर्स के कंसल्टेशन से और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कंसल्टेशन से जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो है वो फाइनल पॉलिसी यानी उसे इम्प्रूवमेंट मिलता है, ठीक है। अब हम इसको अगर सेकेंड एग्जांपल से समझने का प्रयास करें इंटर स्टेट काउंसिल को। मान लो सपोज देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा के रिवर डिस्प्यूट अगर हो रहा हो, मान लो पंजाब और हरियाणा के रिवर डिस्प्यूट हो रहा हो, तो वहाँ पे बिना ट्राइब्यूनल या कोर्ट में गए हुए ना हम उसे इंटर स्टेट काउंसिल यानी राज्यों के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच डिस्कशंस करवा करके कोऑर्डिनेशंस के साथ एडवाइस लेकर के क्या कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इसी को क्या कहते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे संविधान में कहाँ दिया गया है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 263 में दिया गया है, ठीक है। बिना ट्राइब्यूनल में गए सेंटर और स्टेट के बीच आपसी समझौता से जो है वो हम सॉल्यूशंस को निकाल ले, हम उसी को क्या कहते हैं, तो इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं। तो ये हमारे संविधान में कहाँ दिए गए, तो इंटर स्टेट काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये क्या है, तो हमारे संविधान का ये संवैधानिक बॉडी है अंडर आर्टिकल 263। तो ये हमारे संविधान में आर्टिकल 263 में बताया गया है दैट प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये क्या कहता है,
तो एक कोऑर्डिनेशंस और कॉपरेशन करने का बात कहता है सेंटर और स्टेट्स के बीच, हम इसीलिए क्या कहते हैं इसको, तो इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में अगर हम देखें थोड़ा सा और, तो एक हमारे संविधान में जो इस्टेब्लिश किया गया था, ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 263 में आता है, लेकिन ये फॉर्मली रूप से सेटअप कब किया गया था, तो 1990 में किया गया था, जो कि सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशंस पे बेस है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं। अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि यूनियन लिस्ट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो डिफेंस यूनियन लिस्ट का आता है, हाँ ना, बैंकिंग भी यूनियन लिस्ट में आता है, फॉरेन अफेयर्स भी यूनियन लिस्ट में आता है, तो कौन सा नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस जो है वो यूनियन लिस्ट में नहीं आता है, तो ये किस में आता है, तो ये स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो पुलिस जो है वो क्या है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और जबकि डिफेंस, बैंकिंग एंड फॉरेन अफेयर्स जो है वो कहाँ का है, तो ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, तो डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, बैंकिंग करेंसी से, रेलवे से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी, रेसिडुअरी पावर्स, यूनियन टैक्सेस। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो, और यूनियन लिस्ट के बारे में कहाँ बताया गया, तो हमारे संविधान के सेवन शेड्यूल में भी दिया गया है यूनियन लिस्ट के बारे में। ठीक है, और देखते हैं हम यूनियन लिस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो यूनियन लिस्ट जो है ना, वो हमारे संविधान के कहाँ दिए गए हैं, तो 7th शेड्यूल में दिए गए हैं, ये ध्यान रखना। ओनली पार्लियामेंट, केवल यूनियन लिस्ट में कौन कर सकता है, तो लॉ बनाने का जो काम कर सकता है वो केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकता है। ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन ऑन द यूनियन लिस्ट, जो सब्जेक्ट्स मेंशन किया गया हो यूनियन लिस्ट में, उसमें केवल और केवल पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है। नेशनल इम्पोर्टेंस जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, ये सब यूनियन लिस्ट में आते हैं। इसमें 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो किस लिस्ट में आता है, तो यूनियन लिस्ट में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, देखो स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट का बात करें तो इसमें 61 सब्जेक्ट आते हैं। कितना, 61 सब्जेक्ट। ओरिजिनली रूप से जो था ना 66 सब्जेक्ट था, लेकिन अभी 61 हो गया है। ठीक है, और ये दूसरे लिस्ट में जा चुके हैं। स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉज, यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे लॉ बनाने का काम कौन करता है, तो स्टेट करता है। लोकल इंपॉर्टेंस जैसे देख सकते हो कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सब कहाँ से तो ये सब जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट का बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे देख सकते हो कि 52 सब्जेक्ट होते हैं। कितना, 52 सब्जेक्ट। ओरिजिनली रूप से कितना, तो 47। इसमें जो लॉ बनाने का काम करते हैं वो पार्लियामेंट भी और स्टेट भी जो है वो लॉ बनाने का काम करते हैं। इफ़ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो यूनियन लॉ को जो है प्रिवेल किया जाता है, यूनियन लॉ को जो है माना जाता है आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ 254 के तहत। अगर स्टेट और राज्य के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तब जाकर के यूनियन लॉ को जो है वो प्रिविलेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो आज का 6th क्वेश्चन को हम देखते हैं। आज का 6th क्वेश्चन क्या है, तो आज का 6th क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट्स वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है ना, तो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में किस सब्जेक्ट को जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था, तो किसको स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एजुकेशंस, यानी एजुकेशंस को जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था कहाँ, तो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, अभी एजुकेशन जो है वो कहाँ पे आता है, तो अभी एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक का हुआ था तो 42nd अमेंडमेंट 1926 में, और उस समय क्या ट्रांसफर हुआ था, तो एजुकेशन फॉरेस्ट को जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था। वेट एंड मेजर्स को, प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स टू द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट लॉ एंड यूनियन लॉ ऑन ए कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो
स्टेट लॉ और यूनियन लॉ के बीच अगर कन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, स्टेट लॉ और यूनियन लॉ के बीच कन्फ्लिक्ट हो कंकरेंट सब्जेक्ट में, कंकरेंट सब्जेक्ट में सबसे पहले लॉ कौन बनाता है? तो यूनियन प्लस स्टेट दोनों मिलकर जो है वो लॉ बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के बीच, दोनों लॉ बनाए और उसके बीच टकराव हो गया तो किस लॉ को माना जाएगा, ठीक है, यही बताया जा रहा है कि किस लॉ को माना जाएगा। तो किस लॉ को माना जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन लॉ को जो है ना प्रिवेल्स किया जाएगा, यानी प्राथमिकता जो है वो किसको दिया जाएगा? तो यूनियन लॉ को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे संविधान में कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल 254 में दिया गया। कहाँ पे? 254 में जो है वो दिया गया है कि यूनियन लॉ को प्रिविलेज दिया जाएगा जब स्टेट लॉ और यूनियन लॉ के बीच डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में, ठीक। व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट लॉ एंड यूनियन लॉ ऑन ए कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आज का। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में किस पार्ट में जो है वो दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारे संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया, बताओ किस पार्ट में, ठीक है। तो पार्ट 3 में जो है वो दिया गया है किसके बारे में? तो यहाँ पे दिया गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में, देख सकते हो। पार्ट 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 3 कहाँ से कहाँ तक आता है? तो आर्टिकल 12 से 35 जो है वो पार्ट 3 के अंदर आता है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। हमारे पास अभी कितना फंडामेंटल राइट्स है? अभी 6 है, लेकिन उससे पहले जो था 7 फंडामेंटल राइट्स था। लेकिन 44th अमेंडमेंट के तहत जो है वो एक फंडामेंटल राइट्स को जो है वो हटा दिया गया, और अब कितना बचा? 6। 44 अमेंडमेंट से पहले 7 था, ठीक है, ध्यान रखना। हम देखेंगे कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स को हटाया गया है, सो भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी देख लो कि सबसे पहले कि 6 फंडामेंटल राइट्स जो अभी है वो कौन कौन सा है। तो राइट टू इक्वालिटी है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के अंदर आता है। राइट टू फ्रीडम है, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के अंदर आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, जो कि आर्टिकल 23 से 24 के अंदर आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के अंदर आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर आता है, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं बताओ तो? आर्टिकल 32 को हम क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट क्या कहते हैं इसको, ठीक है। और हम अगर बात करें जो 7th फंडामेंटल राइट्स जो था वो क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो 7th फंडामेंटल राइट्स था, जिसको रिमूव कर देगा 44th अमेंडमेंट के तहत, और उसे अब लीगल राइट घोषित कर देगा। क्या चीज? लीगल राइट घोषित कर देगा, और उसे अब कहाँ डाल दिया गया है? तो आर्टिकल 300A में जो है वो उसे अब रख दिया गया है, ठीक है। क्या नाम था? तो राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हटा करके 300A आर्टिकल में रख दिया गया है, ठीक है। और पहले वो कहाँ था? तो आर्टिकल 31 में था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स का हेड कौन होता है बताओ? ये तो पता होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का हेड बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो है ना वो हेड होते हैं, ठीक है। अगर नॉमिनल हेड का बात करें तब जाकर के गवर्नर होगा, ठीक है। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? तो चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं। चीफ मिनिस्टर राइट आंसर हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव हेड जो होते हैं वो कौन होता है? तो चीफ मिनिस्टर होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, तो पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ड्यूरिंग। पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट में, कब? तो नेशनल इमरजेंसी, राज्यसभा रिजोल्यूशंस, आर्टिकल 249 के तहत, व्हेन स्टेट रिक्वेस्ट। तो पार्लियामेंट जो है ना वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी कानून बना सकता है, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। और राज्यसभा से अगर रिजोल्यूशन मिल जाए तब भी जो
स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है, ठीक है। और जब कोई स्टेट रिक्वेस्ट करे स्टेट के लिए कानून बनाने का, तब भी जो है वो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, तो उस स्टेट के लिए कानून बना सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 दोनों तीनों जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे, पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट अंडर स्पेशल सिचुएशंस, ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय तो बनाएगा ही, ठीक है, आर्टिकल 250 के तहत। और इफ 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट, अगर 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं तब भी क्या होगा, तो पार्लियामेंट जो है वो उस स्टेट के लिए क्या करेगा, तो कानून बनाएगा, ठीक है। और अगर एक यहाँ पे सिचुएशंस है, अगर राज्यसभा जो है वो रेजोल्यूशंस पास करता है ना, तब भी किसी स्टेट के लिए पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है तो समझो, तो आर्टिकल 249 में बताया गया है, क्या बताया गया है, तो 249 में बताया गया कि पार्लियामेंट जो है लॉज बना सकता है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स में, जब राज्यसभा पास करता है रेजोल्यूशंस को, है ना, नेशनल इंटरेस्ट के लिए जब राज्यसभा रेजोल्यूशंस को पास करता है, तब उस स्टेट के लिए जो है ना पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है। सिंपल मतलब समझो कि स्टेट लिस्ट में कौन कानून बनाता है, तो पहले जो कानून बनाएगा वो कौन बनाता है, तो स्टेट लॉज बनाते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स बनाता है कानून वहाँ पे। लेकिन सिचुएशंस के अनुसार आर्टिकल 249 के तहत जो है ना, जब राज्यसभा रेजोल्यूशंस पास करेगा, तब वहाँ पे पार्लियामेंट जो है ना वो कानून बना सकता है, ठीक है, उस स्टेट के लिए कानून बना सकता है पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशंस है, तो कंडीशंस क्या है, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो है ना उस सहमत होना चाहिए कि उस स्टेट के लिए जो है वो पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाएगा, तब जाकर के क्या होगा, तब पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाएगा, ठीक है। इट मस्ट डिक्लेयर दैट नेसेसरी इन नेशनल इंटरेस्ट, और ये नेसेसरी होना चाहिए कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, ठीक है, जबरदस्ती नहीं। इसलिए पार्लियामेंट में रेजोल्यूशंस पास किया जाता है राज्यसभा में, तब जाकर के क्या होता है, तो कानून बनाया जाता है। द रेजोल्यूशंस रिमेन्स वैलिड फॉर 1 ईयर, तो ये जो कानून बनाया था वो कितना साल के लिए, तो 1 साल के लिए जो कानून बनता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान के चलो कि पब्लिक ऑर्डर जो है इन ये स्टेट लिस्ट, पब्लिक ऑर्डर जो कहाँ पे आता है, तो स्टेट लिस्ट में आता है। मान लो कि टेररिज्म बिकम्स नेशनल लेवल इशूज अफेक्टिंग इन मेनी स्टेट्स, मान लो किसी स्टेट में टेररिज्म जो है वो टेररिज्म के लिए कानून बनाना है, ठीक है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर राज्यसभा रेजोल्यूशंस पास करता है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट जो है उस स्टेट के लिए क्या करेगा, तो कानून बनाएगा, ठीक है। इफ राज्यसभा पास रेजोल्यूशंस अंडर आर्टिकल 249 के तहत, देन पार्लियामेंट मेक लॉज पब्लिक ऑर्डर फॉर द होल कंट्री, तो जो टेररिज्म से रिलेटेड जिस स्टेट में इशूज होगा ना, उसके लिए पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगा, तो लॉज बनाएगा, ठीक है। थैंक यू, आज का क्वेश्चंस इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।